और ये सभी बच्चों का स्वागत है आपकी अपनी फिजिक्स क्लास में। हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इसी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आगे पढ़ने वाले हैं। आइए सभी बच्चे स्क्रीन को ज्वाइन करें, देखें। आवाज के बारे में शुभम, पूनम जरा डिस्कस करिए। आवाज किस प्रकार से सुनाई दे रही है और स्क्रीन की विजुअलिटी को आप लोग जूम करके देख सकते हैं। आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न आप सभी आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप लोग जूम करके देख सकते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा, वर्गाकार भुजा का कोई रूप ये दिया गया है, वर्गाकार, ठीक, जिसकी यानी जिसके लिए तुरंत आप लिख दीजिए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर या 144 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसने ये कहा है कि इसको जेड एक्स दिशा में, यानी यहाँ पर ये जो है एक्स है, एक्स डायरेक्शन में, और ये नीचे जेड है, एक्स दिशा में 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलाया जाता है। इसका मतलब इसका जो वेग दिया गया है आपको, वो v इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 8 गुणा 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड दिया गया है। इसके बाद लूप तथा उसकी गति का परिवेश धनात्मक जेड दिशा के चुंबकीय क्षेत्र में है। धनात्मक जेड दिशा का चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि कुल मिला के लंबवत डायरेक्शन है, ठीक है, तो लंबवत डायरेक्शन है जेड दिशा में। तो अब ये देखो, इसके लिए आप लोग जो लंबवत डायरेक्शन उसमें बता रखी है, तो इसके लिए आप लोग एक स्थिति प्रदर्शित कर सकते हैं लंबवत डायरेक्शन की। समझ रहे हैं सभी? लंबवत डायरेक्शन की एक स्थिति ऐसी प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, वो जो है उसको नब्बे अंश की स्थिति प्रदर्शित कर सकते हैं। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक। तो अब देखो इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ सभी फिगर में देखें, ये एक तल बना लीजिए एक्स और ये वाई। तो यहाँ सभी जगह पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। सभी जगह ऐसे ऐसे बिंदु प्रदर्शित कर दीजिए। ये बिंदु आपको बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, समझ रहे हो आप? ये सभी जेड दिशा में हो जाएगा। जेड दिशा में कहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई तल के कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक। और इसी के अंदर आपने एक वर्गाकार लूप रख दिया। ये इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है,
इसको एक्स दिशा में भी 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। ठीक, ये इसकी भुजा हो गई। कितना मान दिया गया है, तो अब इसमें हमसे सॉल्यूशन करने को कहा, तो दूरी के साथ आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र ना तो एक समान और ना ही समय के साथ नियत इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर है। यहाँ पे टेस्ला पर सेंटीमीटर आपके पास किताब है, देख सकते हैं। अर्थात ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सेंटीमीटर की दूरी पर क्षेत्र के मान में 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिवर्तन है, परिवर्तन की दर है दूरी के साथ, वो आप लोग लिख सकते हैं dV/dx इक्वल टू 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद तथा क्षेत्र के मान में 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड की दर से कमी भी हो रही है, तो क्षेत्र के मान में वृद्धि भी उतनी हो रही है और कमी भी हो रही है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो प्रेरित धारा का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग इसमें देखो प्रतिरोध भी लिख लीजिए। प्रतिरोध क्या है, सभी बच्चे कापी पेन लेके बैठे हैं, जो अगर लाइन में पढ़ रहे हैं, नहीं जो क्लास देखें बाद में, तो वो भी अपना कापी पेन लेके ही बैठे। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻ माइनस हो जाएगा 3 मीटर। इसके बाद देखिए, इसमें समय के साथ जो फ्लक्स परिवर्तन होगा, क्योंकि समय के साथ फ्लक्स परिवर्तन dφ/dt, इसको आप लिख सकते हो dφ/d, एक डी सफिक्स में है, डी सफिक्स में है डी, इसको आप लोग लिख सकते हो फ़ाइव की जगह dA/dt। अब b चूंकि परिवर्तनशील है और एक क्षेत्र पर नियत है, तो इसका मतलब हो गया डी, यहाँ पर डी, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन dt। ठीक है, तो अब यहाँ पर dV/dt ये आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए, इसमें जो फ्लक्स परिवर्तन है वो भी दिया रखा है, यानी कि ये दूरी के साथ परिवर्तन की दर, ये जो मान दिया है ये दूरी के साथ, ठीक, और ये समय के साथ है, इसी में आगे मान लिख सकते हो समय के साथ। सवाल में ये सब वैल्यू दे रखी है, dV/dt इक्वल टू 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड। तो यहाँ पर dV/dt की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, तो dφ/dt इक्वल टू ए की वैल्यू ऊपर ये निकाल चुके हैं, 144 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, और इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 144 इंटू 10⁻⁷, ये आपका वेबर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया, वेबर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू आ गई फ्लक्स परिवर्तन। ये कौन सी वैल्यू निकल आई, फ्लक्स परिवर्तन। अब हमें फ्लक्स परिवर्तन की दर हमें प्राप्त हो गई, तो जो फ्लक्स परिवर्तन की दर हो गई वो हो गई 144 × 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब हम यहीं से जो फ्लक्स परिवर्तन का जो सूत्र है, ठीक, उसको हम देखिए दूसरे किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, इसको क्षेत्रफल जो लिखा हुआ है उसके साथ हम इसमें वेग को भी इंक्लूड करते हैं। इसको इंक्लूड करें, वेग को, तो वेग बेटा बनेगा, और यही मान जो फ्लक्स परिवर्तन में दर का मान है, यही मान तो विद्युत वाहक बल का भी हो जाएगा। और उसमें पूछी है धारा, क्या पूछी है, धारा। तो अब लूप की गति के कारण, लूप की गति के कारण, किसके कारण, लूप की गति के कारण फ्लक्स परिवर्तन। अब हम लोग लिखेंगे लूप की, क्या लिखोगे, लूप की गति के कारण फ्लक्स परिवर्तन। तो लूप की गति के कारण बेटा फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो लूप की गति के कारण जो फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा उसको हम लोग कुछ ऐसे निकालेंगे। देखिए परिवर्तन की दर, उसको ऐसे निकालेंगे कि जैसे हमने ये लिखा डी आई बी अपॉन डी टी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हमने डी बी तो कर दिया इसके साथ अपॉन डी टी, और इंटू हो गया ए, इंटू हो गया बेटा ए, ए हो गया ए, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम ये बना दें, क्या बना दें, देखो dx, यहाँ पर ऐसे कर दें, ये x कर दें, इसको देखो x कर दें, और इंटू में क्या कर दें, देखो कुछ इस तरीके से इसको आप लिख लें, इंटू में यहाँ पर a के सापेक्ष में यहाँ dx बटे dt लिखते हैं। तो dx से dx कैंसिल हो गया, तो db a अपॉन dt हो गया, और db अपॉन dx का आपको मान दिया गया है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, तो आपको db अपॉन dx का मान दिया गया। यहाँ पर इस चित्र में आप लोग देखो ये बिंदु बनाएंगे, इसमें स्प्रिंग है, क्रॉस बना दिया, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र जब लंबवत का है जेड अक्ष, अगर ऋणात्मक कहता तो हम क्रॉस बनाते, ठीक है। उसमें कुछ बताया ही नहीं तो धनात्मक मान के चला जाएगा, तो सब जगह बिंदु बना दोगे ये जितने भी, ये आप लोग फिगर इसमें देख रहे हैं सॉल्यूशन इसका, इसमें ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। आ गया देखिए, तो डी फाइव भी बेटा डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। तो डी बी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 10⁻³ इंटू क्षेत्रफल 144 इंटू 10⁻⁴, और dx अपॉन dt को कहते हैं वेग, आगे लिख सकते हो, चूंकि v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से वैल्यू बेटा प्राप्त हो जाएगी आपको 111 पॉइंट, जब इसको सॉल्व कर दोगे तो यानी कि 1152 गुणा 10⁻⁷, ठीक है, वेबर प्रति सेकंड। तो ये उस समय का फ्लक्स परिवर्तन है जब आपने लूप को गति करा दी, ठीक। अब इसमें दोनों प्रभाव जो होंगे वो जेड की धनात्मक दिशा में चुंबकीय फ्लक्स को घटाएंगे। क्या करें, जेड की धनात्मक दिशा में चुंबकीय फ्लक्स को घटाएंगे। अब यही देखिए, यही मान इसमें मान लीजिए ये पहला हो गया प्रेरक विद्युत वाहक पर, और ये हो गया दूसरा, ठीक। हम यहां से हम कहते हैं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल इक्वल टू
E1 प्लस E2, तो E1 का मान आया 144 गुणा 10 की घात माइनस 7 पर, प्लस इसका आया है 1152 गुणा 10 की घात माइनस 7। तो इसको आपने जोड़ दिया तो 5 4 2 6 5 4 9 2 यानी कि 1296 गुणा 10 की घात माइनस 7 वोल्ट, ये हो गया विद्युत वाहक पर। अब उसने आपसे प्रेरित धारा पूछी है, तो आप प्रेरित धारा के लिए क्या करेंगे बताइए। अतः लूप में प्रेरित धारा I इक्वल टू E अपॉन R, तो 1296 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे R की वैल्यू जो ऊपर हम लोगों ने लिखी हुई थी 4.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, मिली ओम दिया गया था, ये देखो मिली ओम, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आई का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 288 गुणा 10 की घात माइनस 4 या 2.88 गुणा 10 की घात माइनस 2 एम्पियर। ये हो गई प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो प्लस जेड अक्ष की ओर होता है, प्लस जेड अक्ष, ठीक है। जो इंड्यूस करंट होगा इसकी दिशा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन हो जाएगी वही इसकी दिशा हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए। आइए 13 नंबर निवेदन, सभी बच्चे स्क्रीन को देखें। 13 नंबर निवेदन में क्या है, आइए देखिए, किसी शक्तिशाली लाउड स्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मापन किया जाना है। इस हेतु एक छोटी चपटी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की अनुवेशी कुंडली का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले कुंडली का क्षेत्रफल बेटा कितना दिया है, A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको आगे देखें, आगे क्या है स्थिति इसकी। देखिए आगे कह रहा है कि इस कुंडली में पास पास लिपटे 25 फेरे हैं, यानी कि फेरों की संख्या को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित कर लेते हैं। तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित किया गया और तब इसे द्रुत गति से के क्षेत्र से के बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि इसको फिर गति करा के क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। तो बाहर का आप लोग मतलब समझ गए होंगे, बाहर का तात्पर्य क्या है, बाहर का तात्पर्य है बेटा बाहर का तात्पर्य ये है
इसको फिर कुंडली को गति करा दिया जा रहा है। ये बाहर की ओर गति कराया जा रहा है, द्रुत गति से छेद से निकाला जाता है। तुल्यता एक अन्य विधि में अन्वेषणी कुंडली को 90 अंश से तेजी से घुमा देते हैं, जिससे कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 मिली कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, जिसे परपथ में प्रत्यक्ष धारामापी लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली तथा धारामापी का संयुक्त प्रतिरोध 0.50 ओम है। कुंडली के क्षेत्र तीव्रता का आकलन कीजिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम लोगों को आकलन करना है। तो आइए इसको समझते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, देखिए। सबसे पहले एक हम इसमें फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। उस फिगर को सभी बच्चे ध्यान से देखें कि मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड दो पोल्स के बीच है। तो दो पोल्स कैसे, एक शक्तिशाली पोल्स यहाँ मान लीजिए ये लगा हुआ है जिसको हम एन, और दूसरा पोल इधर लगा हुआ है जिसको हम मान लेते हैं एस। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब इसके बीच कोई कॉइल ऐसे, ठीक है, और उस पर कई से फेरे ऐसे ऐसे लपेटे गए होंगे, ये इस तरीके से कॉइल है। तो अब इसमें मैग्नेटिक जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, उसकी जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन पोल्स ऑफ लाउड स्पीकर मैग्नेट पी मान लेते हैं। तो अब इनिशियल फ्लक्स जो होगा, जो कॉइल से निकल रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू या फाई बी इक्वल टू एन, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या भी है वैसे हम केवल बी ए लिख देते, तो एन बी ए लिखेंगे तो एन इक्वल टू 25, और बी का मान जो है वो हमारा जैसा है वैसे ही बना रखिए, क्योंकि इसको हमें याद करना है, ठीक। और 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -4, यानी बी 50 इंटू 10 पावर -4, और इसको हम इंटू में बी लिखते रहेंगे, और इसका मात्रक हो गया वेबर वेबर, वेबर क्वेश्चन डालते हैं फर्स्ट। हमें यही मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है, एक बी का मान निकालना है। इक्वेशन हमने डाल दिया फर्स्ट। अब देखिए, अब इसमें जो है कॉइल को हमने लिया है, ठीक। अब वो क्या किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो जब बेटा बाहर निकाला जाता है तो इसी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब एक विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। तो उसका जब हम मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ जब ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं बेटा, देखो क्या क्या लिखेंगे, मॉड इक्वल टू डी फाई डी अपॉन dt, एक मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। अब ये आपका क्या हो गया, डी फाई डी की वैल्यू आप अगर लिखना चाहेंगे तो डी फाई डी या डी डेल्टा फाई डी बात एक ही होती है। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 50 गुणा 10 की घात माइनस, ठीक है, -4 इंटू बी। इस समयांतराल को हम मान ले रहे हैं टी, ठीक। माना जो समय में परिवर्तन है, समय में परिवर्तन वो टी है, ठीक। तो आप देखो, अब कुंडली
धारा कितनी होगी, धारा I इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ई का मान हो गया 50 गुणा 10⁻⁻⁴ डी बटे इसका प्रतिरोध का मान सवाल में 0.5 दिया है, यहाँ लिख सकते हो R इक्वल टू 0.5 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया होता देखो, इंटू में टी और रहेगा, क्या रहेगा टी, समझ रहे हो। अब उसने सवाल में आपको यहाँ से आप बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसा करें टी इधर ले आओ, तो आई इंटू टी इक्वल टू 50 गुणा 10⁻⁻⁴ बी बटे 0.5। इसको इससे सॉल्व कर दो, ये बचेगा 100, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻2 बी। और आई इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, क्यू, तो क्यू इक्वल टू 10⁻⁻2 बी, क्योंकि क्यू इक्वल टू आई टी। और कितना आवेश को लेके जाता है, ये यहाँ सवाल में दिया गया 7.5, तो 7.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10⁻² पी। अब इधर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अतः एक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, उसकी वैल्यू बेटा बन जाएगी बी इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻²। तो ये यहाँ पे आपका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁻1 या 0.75 टेस्ला, ये मान आ जाएगा। ठीक, ये सभी को समझ में आ गया होगा 13 नंबर सवाल। इसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें देखो सभी चित्र में एक धातु की छड़ दी गई है, चित्र में एक धातु की छड़ PQ को दर्शाया गया है, जो पटरियां A B में रखी जाती है। ठीक है, ये छड़ है PQ, P और Q, ध्यान से देखना। और ये पटरियां हैं, ये तो मैग्नेटिक लगा हुआ, तो मैग्नेटिक जब N इधर है, S इधर है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका तात्पर्य बस वैद्युत क्षेत्र से है। तो वैद्युत क्षेत्र आपका यहाँ कहाँ से कहाँ हो गया, N से S की हो, ये शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थापित की हुई। ठीक, अब क्या है, इसको देखिए, ये A और B, ये दो को दिए गए पटरियां दी हैं, ये भी दो जो पटरियों ए बी पर रखी है, तथा एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के मध्य स्थित है। पटरियां छड़ एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर अभिलंबवत दिशाओं में है। वो सब आप समझ रहे हो। गैल्वेनोमीटर जी को पटरियों में स्विच के साथ संयोजित किया गया। छड़ की लंबाई यहाँ आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ। छड़ की जो लंबाई है, छड़ की लंबाई L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर या 0.15 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र भी जो स्थापित है वो 0.5 टेस्ला है, तथा पटरियां छड़ तथा धारामापी से बने लूप का प्रतिरोध, जो लूप है उसका प्रतिरोध 9.0 मिली ओम है। और मिली ओम को आप 0.009 ओम लिख सकते हैं। क्षेत्र एक समान है, क्योंकि जब मैग्नेटिक लगा हुआ बेटा तो एक समान क्षेत्र होगा, सब ऐसे ऐसे क्षेत्र की डायरेक्शन होगी यहाँ पर सभी। ठीक है, अब आइए पहले प्रश्न पर। माना के खुली है, ओपन है। ठीक है, ओपन का मतलब होता है यानी कि खुला सर्किट।
ठीक। तो जब स्विच के ओपन होगा तो उसने पूछा कि तथा छड़ 12 सेंटीमीटर की चाल से दर्शाई गई दिशा में गतिमान है, यानी उस दिशा में जो गतिमान कराई गई वो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो देखिए इसका एक, ठीक है। तो आप लोग लिख देंगे छड़ का वेग v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.12 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एवं पोलरिटी ज्ञात कीजिए, यानी कि ध्रुवणता ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, पोलरिटी पोलरिटी मतलब क्या होता है, ध्रुवता जो होगी उसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे, उसको क्या कहते हैं, ध्रुवता को। ठीक है। आइए देखिए, जो बच्चे लिंक नहीं हो पा रहे हैं वो परेशान ना हो, बाद में वीडियो मिल जाएगा, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखिए इसका क्या मतलब होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम परिणामी इसमें चुंबकीय क्षेत्रीय सम्मान दिए गए हैं तो ईएमएफ का मान निकालेंगे, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, वी वी एल, वी बी एल। तो वी का मान कितना हो गया 0.5, वेग कितना हो गया, किस वेग से 0.12, कितनी लेंथ में चल रहा है, लेंथ कितनी है 0.15। तो जब ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब पुटअप की तो इसका मान आके निकल आता है, ठीक है, इक्वल टू निकलता है 0.0009 वोल्ट, यानी कि 9 × 10⁻³ वोल्ट या 9 मिली वोल्ट। ठीक, ये हो गया। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वो यानी कि इसमें जो धनात्मक होगा, तो धनात्मक सिरा जो हो जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं कि वो ये हो जाएगा, ये P वाला, और ऋणात्मक जो होगा वो हो जाएगा Q वाला। ये इसकी पोलरिटी हो जाएगी। ठीक, लॉरेंट की जो बल की डायरेक्शन होती है उसके आधार पर, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर इसकी पोलरिटी देखेंगे, लॉरेंट बल इसमें कहाँ काम कर रहा होगा। तो लॉरेंट बल जो होगा वो इसकी पोलरिटी होगी, ये P प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब आइए इसके बी पार्ट पे चलते हैं। ठीक, बी पार्ट क्या है, देखिए आगे बी पार्ट है बेटा, बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, इसका है कि क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा, क्या होगा, ये कुंजी के बंद कर दी जाए। ठीक है, तो खुली होने पर, खुली होने पर कुंजी के खुली होने पर बेटा क्या है, देखो, जब कुंजी के खुली हो तो छड़ के सिरों पर आवेश का अधिक हो जाएगा, आवेश का अधिक होगा तभी तो वहां पर वो बल कार्य कर रहा, कि धनावेशित हो गया और क्यू उतना ही ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये जब सब बातें हम इसमें देखेंगे तो आइए इसको देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं इसको ध्यान से।
चलिए बी पार्ट, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो सवाल जो होगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो यस में हो जाएगा, यस में, हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि जब P वाला धनावेशित हो रहा है तो धनावेशित एकट हो रहा है। अब कह रहा है, उसने कहा है कि जब कुंजी बंद की जाए तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, तथा आवेश को अधिकतम बनाए रखेगी, यानी कुंजी के बंद हो जाने पर भी आवेश अधिकतम बना रहेगा। ठीक, दोनों स्थितियों में यस लिखती है। इसके बाद बी पार्ट, सॉरी, जब कुंजी के खुली हो तथा क्षण एक समान वेग से गति हो रही, तब भी इलेक्ट्रॉनों पर कोई परिणामी बल कार्य करेगा, नेट बल, ठीक है। अब इस पर देखो, नेट बल की स्थिति क्या होगी कि जब कुंजी के खुली हो तथा एक समान वेग से गति हो रही हो, तब भी इलेक्ट्रॉनों पर कोई नेट बल कार्य करेगा, नहीं करेगा। नेट बल हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी परिणामी बल ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का शून्य हो जाएगा, क्योंकि उत्पन्न वैद्युत आवेश, ठीक, और चुंबकीय बल, ठीक है, वैद्युत बल द्वारा संतुलित हो जाएगा, अर्थात दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। क्योंकि वैद्युत बल भी उत्पन्न होगा, वैद्युत बल मान लो अगर एफ इस डायरेक्शन हुआ, चुंबकीय बल इस डायरेक्शन हो जाएगा, और दोनों के परिमाण आपस में कैसे होंगे, बराबर, इक्वल टू होंगे। जब इक्वल टू होंगे तो उनका नेट बल क्या हो जाएगा। डी, कुंजी बंद होने की स्थिति में छड़ पर लगने वाला अवमंदन बल क्या होगा। अब इसको देखिए, अवमंदन बल, अवमंदन बल, अवमंदन बल, ठीक है। अवमंदन बल को हम ये एक सूत्र आप लोग लिख लेंगे, अवमंदन बल, अवमंदन बल F इक्वल टू IVL, ठीक, F इक्वल टू IVL। जब कुंजी बंद होगी तो उस लूप में धारा बहेगी और तार में अवमंदक बल होगा, जो कि F बराबर IVL होगा। इसको बोलते अवमंदक बल, ठीक। अब इसमें हमें क्योंकि आई की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो आई की वैल्यू जब ज्ञात नहीं है तो सूत्र आप लोग याद रखिए। तो आई इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे E/R, और बी है ई का जो विद्युत वाहक बल हम लोग निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी निकाली, 0. सॉरी, ये तो मान हो गया किसका, उसका डी का, इंटू 9 इंटू 10⁻³ ये निकाला, और इसकी वैल्यू हो गई 15 इंटू 10⁻², और पूरे के बटे हो गया 9 गुणा 10⁻³ 9 गुणा, सॉरी, प्रतिरोध कितना है, हाँ यही है, 9 गुणा 10⁻², ठीक। तो ये आपका, ये देखो ये सब कैंसिल हो गया, 15 × 75 यानी 0.75 गुणा 10, सॉरी 0.75 में कितना आएगा, ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁵, ठीक, न्यूटन। इसको अवमंदक बल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अवमंदक बल हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए ई नंबर पर, इस बंद लूप में ऊष्मा के रूप में कितनी शक्ति उत्पन्न होगी, तो शक्ति के लिए क्या हम करेंगे, ई नंबर में आवश्यक शक्ति, तो आवश्यक शक्ति बराबर हो जाएगी P बराबर FV, ये आपने यांत्रिकी में पढ़ा होगा, बल गुणा वेग, पढ़े यांत्रिकी में कक्षा 11 9 में भी पढ़ा, 7.5 इंटू 10⁻² इंटू, कक्षा 9 में भी इसको रीड किया, सूत्र को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटू 12 इंटू 10⁻²,
अब आप देखिए इसमें p इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो इसका गुणा 12×5 = 60 और 84 यानी कि 9 × 10⁻³ वाट, ये इसका आंसर आ गया, ई पार्ट हो गया। अब आइए आप लोग आगे भी देखिए, इसके बाद एफ पार्ट में आइए, किसी गतिशील क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, यह चुंबकीय क्षेत्र पटरियों के लंबवत होने के बजाय समांतर हो जाए। तो आप बताइए, चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो जाए, ठीक है, तो बताओ विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। सभी बच्चे दिमाग लगा के बोले। चुंबकीय क्षेत्र यदि समांतर हो जाता है तो फिर विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक। समझ रहे हो क्या प्रश्न है। किसी गतिशील क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो जाएगा। तो जब समांतर हो जाएगा बेटा, तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 0। तो जब थीटा इक्वल टू 0 मिल गया तो इसका तात्पर्य आप लोग समझ सकते हैं क्या हो जाएगा रिजल्ट। थीटा इक्वल टू आपको 0 मिल गया तो आप लोग रिजल्ट समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। तो रिजल्ट देखिए, थीटा इक्वल टू 0 के आधार पर, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ऊपर कितना निकाला, 0 निकाला। थीटा इक्वल टू लिखिए इसमें थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। एक पार्ट इसमें छूट गया, ये होना चाहिए था जी नंबर, फिर इसमें एफ नंबर दिया नहीं, मिस हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एफ नंबर जो होगा इसमें थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो ई इक्वल टू पी वी एल साइन 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसने पूछा ऐप नंबर में है बंद परपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। इसमें जो बंद है यानी पूछा है बंद परपथ में कितनी शक्ति का, कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा। ठीक, ये वाला वही कुछ लिखा है। अब देखिए, तो ये था आपका जी पार्ट, जो एफ नंबर है उसको पहले देखिए, एफ पार्ट। तो एफ पार्ट बेटा क्या है कि बंद परपथ है, तो जब बंद परपथ होगा तो शक्ति गैर शक्ति या शक्ति क्षय हम कितनी लिखेंगे, शक्ति क्षय। तो शक्ति क्षय इक्वल टू होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या हम इसको
वी आई भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें आई की वैल्यू ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, और इंटू में आर। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका ये वाला सूत्र ई स्क्वायर अपॉन आर, क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर। इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 और बटे 9 गुणा 10 की घात माइनस 3, इसका है होल स्क्वायर, इससे पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो P इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 वाट। ठीक है, तो अब उसने कहा कि फिर इसके बाद शक्ति क्षय का स्रोत पूछा है, तो शक्ति क्षय का स्रोत जो होगा वो वाहक हो जाएगा, जो वाहक कार्य होगा या वाहक जो कार्य हो रहा होगा वही इसका स्रोत हो जाएगा, शक्ति क्षय का जो स्रोत होगा। ठीक है, जो हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए बाय वाहक, या इसको हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब ये सवाल हो गया आपका पूरा 13 नंबर, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद सॉरी 15 नंबर था, अब आइए 15 नंबर पर। 15 नंबर सवाल जो है ये क्या है, ये सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। वाई कोड, वाई कोड, ठीक है, प्रणालिका में वाई कोड प्रणालिका की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब आप इसका सॉल्यूशन तुरंत फटाफट कापी पेन निकाल के तुरंत बच्चे सभी सॉल्व करते रहें। एल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जब आप लोग प्रश्न सवाल बनाएंगे तभी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। प्रणालिका में तार के फेरों की संख्या n इक्वल टू 500, ये आप जानते ही हो, n से प्रदर्शित करते हैं फेरों की संख्या को, तो फेरों की संख्या हो गई 500। ठीक है, तो ये इसके बाद अब आइए इसमें तथा धारा 2.5 एम्पियर है, तो 2.5 एम्पियर अल्प समय 10⁻³ सेकेंड के लिए बंद कर दी जाती है। धारा n समय में परिवर्तन है कितना, आप dt लिख सकते हैं या t लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻³ सेकेंड के लिए बंद कर दी गई, इसको आप di लिख सकते हैं। ठीक इसके बाद देखिए, जब आप इसमें ये डी आई लिख दिया, ये मान वैल्यू हो गई, डी आई हो गई, ये डी टी हो गया। अब आपका इसमें क्या निकालना है, तब निकालना विपरीत विद्युत वाहक बल का कितना उत्पन्न होगा, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन को नगण्य माने, यानी कि बी स्थिर है। ठीक, तो आप तुरंत लिख दीजिए इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू, ठीक, इसका एम्पलीट्यूड, तो इसका सूत्र होता है d∅b/dt, और इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, d∅b/dt है तो ऐसे लिखेंगे d/dt। ठीक, तो अब आ जाएगा d∅b/dt, और आप यहाँ पे समझते होंगे E इक्वल टू बी है कांस्टेंट, बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अभी इसको कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट है, अभी और डिफाइन करेंगे इसको, तो आप दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करें, इसमें हम लोग रखते हैं मान। देखो, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ऐसे लिखते हैं, चूंकि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
अब आप लोग ये टेक्निकल सवाल है, इनको बनाने का प्रयास करें। म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो अब आप देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, इसलिए अब आप जब ई के मान में इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो अब डी, देखिए ऐसे लिख दीजिए डी अपॉन डी टी, तो जो परिवर्तनशील हो उसी के साथ डी का उपयोग कर लीजिए। यू नॉट एन आई अपॉन एल और इंटू में ए। अब धारा बदल रही, बाकी सब कुछ नहीं बदल रहा। तो मॉड इक्वल टू ये सब बाहर निकाल के लिया, म्यू नॉट एन आई, सॉरी एन आई की जगह पर ए लिख देते हैं, अपॉन एल अंदर आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी, ये वैल्यू हो जाएगी डी आई अपॉन डी टी म्यू नॉट एन ए अपॉन एल। अब बस आप सब मान रख लीजिए, यही प्रेरित भागफल हो गया। इक्वल टू म्यू नॉट का मान आपको पता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, फेरों की संख्या आपको पता है 500, क्षेत्रफल आपको ज्ञात है 25 इंटू 10 पावर -4, और एल का मान क्या है 30 इंटू 10 पावर -2, और डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई की वैल्यू पता है 2.5 और डी टी जो है वो 10 पावर -3। तो जब इसको बेटा आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 6 पॉइंट, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 6 पॉइंट समथिंग 54 वोल्ट आ जाती है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आइए 16 नंबर न्यूमेरिकल 16। तो 16 नंबर न्यूमेरिकल क्या है, देखिए चित्रानुसार तार तथा भुजा ए के वर्ग के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना। ये तार है, ये वर्ग अलग अलग है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, इसकी भुजा है a, ये v वेग से इधर चलाया जा रहा है, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक जब हमें ज्ञात करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी पट्टिका के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करने के लिए आप इसके लिए कुछ वैल्यू निर्धारित करनी पड़ेगी, समझ गए। इसके लिए आपको वैल्यू निर्धारित करनी पड़ेगी। एक मान लेंगे कि वर्ग है, उसकी भुजा तो दी गई है, उसके आधार पर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे वर्ग भुजा के आधार। ठीक, तो ए नंबर पहले सॉल्व करें कि कितना इसके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक हुआ, उस अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान लिखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल पड़ जाएगा, देखते रहें सभी बच्चे ध्यान से देखिए। आइए सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, ठीक। सॉल्यूशन 16 नंबर का देखिए क्या है। सबसे पहले ये आप लोग, मैं चित्र बनाता हूँ, ये है तार, ठीक। तार दिया है, ठीक। इससे हम लोग जो है इसकी डिस्टेंस, हाँ एक ये लूप दिया है, लूप। तो हम क्या करें, इस लूप में एक खंड मान dx लंबाई, dx मोटाई, और इसकी डिस्टेंस मान लें यहाँ से r, तार से नहीं माना, तार से इसकी डिस्टेंस हमने मान ली r, ठीक। तार से कितनी मान ली था r। अब इसका जो वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा a है, ये आप सभी समझते ही हैं, ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको बाद, इसकी डिस्टेंस हम बाद में निर्धारित करेंगे, x दी गई। तो अब आइए मान लेते हैं कि धारा I, ठीक,
से आर दूरी पर dx मोटाई की एक अल्प पट्टी है, ठीक, और वर्ग की भुजा कितनी, एक। तो तार के कारण तार के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ये सभी बच्चे ध्यान से, B बराबर म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन होता है 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, अब इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ये अल्प के कारण है, तो अल्प के कारण अनंत लंबाई का जो सूत्र होता है उसके कारण है। तो अल्प पट्टी से गुजरने वाला, अल्प पट्टी से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स बेटा बन जाएगा डी फाई बी इक्वल टू बी डी ए, ठीक है, डी फाई बी इक्वल टू बी डी ए, और बी डी ए का मान है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक, और ये डी ए। अब चूंकि डी ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी भुजा कितनी है, एक, ठीक, तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं डी फाई बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ए इंटू डी एक्स, क्योंकि डी ए इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डी एक्स, ठीक है, क्षेत्रफल, समझ रहे हो, क्षेत्रफल ये हो गया। अब आइए आगे, इसको अब हमें क्या करना है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब दी गई सीमाओं के अंदर इसका हम समाकलन करते हैं, ठीक। अब समाकलन कैसे करेंगे बेटा, ये ध्यान से आप लोगों को देखना है। समाकलन ऐसे करेंगे कि हमने एक डिस्टेंस मान ली है r, एक क्या डिस्टेंस मान ली है, r डिस्टेंस मान ली। तो अब हमने जो r डिस्टेंस मानी है, ठीक, तो ये जो r लिखा हुआ है इसके स्थान पर आपको यहाँ पे ये खंड भी r मोटाई का ही मान लीजिए, खंड r मोटाई का मान लीजिए, इसको खंड किसका मान लो, r मोटाई का, तो dr मोटाई, dr मोटाई, ठीक। तो समाकलन करने में सब सुविधा रहेगी, ठीक। तो अब देखिए, अब इसका हम जब समाकलन करेंगे तो समाकलन में जो लिमिट बनेगी वो बन जाएगी बेटा x से x प्लस ए, क्या बन जाएगी, x से x प्लस ए। जो ये मान हमारा x वाला जो मान दे रखा था, ये वैल्यू, तो ये x, अब इसकी चौड़ाई जो की है वो a है, समझना बात है। तो इसके लिए जो लिमिट जनरेट होगी वो x से x प्लस ए लिमिट बन जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे दी गई सीमाओं के अंदर समाकलन करने, यानी टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्क्वायर में टोटल फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स बेटा क्या होगा, फाइव इक्वल टू समाकलन लिमिट बन जाएगी x से x प्लस ए, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक तो x है, और ये भुजा कितनी है, एक पूरे लूप का जो फ्लक्स होगा पूरे लूप का, उसके लिए वैल्यू बन जाएगी x से x प्लस ए। यहाँ से सभी बच्चे देखें, यहाँ से ये x डिस्टेंस है, ठीक, ये x लिमिट हो गई, और पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस ए। तो संपूर्ण लूप के लिए जो फ्लक्स होगा वो लिमिट बन जाएगी x से x प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा डी फाई बी। तो आप ये समाकलन x से x प्लस ए डी फाई बी के स्थान पर म्यू नॉट आई
ए अपॉन 2 पाई और ये बन जाएगा डी आर अपॉन आर। ठीक, तो समाकलन में अब देखो ये सब कांस्टेंट हो गए, इतना मान कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो 5 इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो पहले एक बार लिख दीजिए एक्स से एक्स प्लस ए। ठीक, 1/r का जो समाकलन होता है वो सभी बच्चे जानते हैं, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, समाकलन बन जाएगा लॉग, ठीक, आर बेस ई, लिमिट बन जाएगी एक्स से एक्स प्लस ए संपूर्ण रूप के लिए। यहाँ पर लिख सकते हो संपूर्ण रूप के लिए। ठीक, तो ये 5 इक्वल टू बन गया म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई लॉग, पहले अपर लिमिट तो एक्स प्लस ए, ठीक, और बटे में एक्स प्लस ए डायरेक्टली करें बटे एक्स। ठीक, और बेस ई। तो ये रिजल्ट मिल गया, ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स। आप देखो चुंबकीय फ्लक्स जब एक कुंडली में होता है तो वी नो दैट 5 इक्वल टू एम आई। ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक पूछा गया एम आई, और इसका मान आपका निकला हुआ है म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। ठीक, तो लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, ठीक, बेस ई। अब इसमें आई से आई कैंसिल हो गया, अतः एम इक्वल टू म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स बेस ई। तो ये बेटा रिजल्ट मिल गए, ये बन गया हमारा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का मान आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है, देखिए, माना सीधे तार में 50 एम्पीयर धारा है तथा लूप दाईं 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। x इक्वल टू 0.2 मीटर पर लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ए का मान 0.1 मीटर लें, यानी भुजा भी अब दे दी गई है, यह मानते हुए कि लूप का प्रतिरोध बहुत अधिक है। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट क्या रहेगा इसका, ए पार्ट तो हमारा निकल आया। अब बी पार्ट देखिए, आई इक्वल टू क्या दिया है, 50 एम्पीयर। ठीक, कितने वेग से चला दिया जाए, 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक्स इक्वल टू 0.2, यानी जो तार से दूरी दी गई 0.2 मीटर, और ए इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर उसकी भुजा। तो अब उसने पूछा है तो इसके लिए क्या ज्ञात करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ई इक्वल टू, ठीक, अगर इंड्यूस करना है, इंड्यूस प्रेरित विद्युत वाहक बल, या मान चलो अगर हम दिशा सहज निकालें तो माइनस डी आई बी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान हम लोग निकालें डी अपॉन डी टी, इसका मान हम लोग आई बी का मान निकाल चुके हैं। क्या निकला था, म्यू नॉट आई, जस्ट ऊपर देखिए अभी हमने निकाला, इसका मान निकाले हैं ये निकला है 5 का मान म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। ठीक है, बेस, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं। म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई लॉग
क्या होगा, यहाँ x प्लस ए अपॉन एक्स और बेस ई। तो ये वैल्यू जब यहाँ पर है और इसको हमें इसको ऑपरेट कर देना है, तो आप क्या करोगे, देखिए इसमें माइनस का चिन्ह है, तो इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको जो लॉग का फॉर्मेट है इसमें एक्स का भाग दे दें तो इसको 1 प्लस ए एक्स बना दें, क्या बना दें, 1 प्लस ए एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू हम फिर आसानी से इसका भाग दे सकते हैं, 1 प्लस ए एक्स बना दिया, तो 1 प्लस ए एक्स जब बना लो, वेग भी दिया है, एक मिनट इसको इस फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। आइए, वेग दिया है तो इसके लिए अभी से वैल्यू पुटअप कर लीजिए, वेग के लिए देखो ऐसे बना दिया, इसको हटाओ, बाद में इसका मान रखें, इसको जो है कुछ इस तरीके से चेंज करके, इस तरीके से, यहाँ पर माइनस है, इसको लिख दीजिए डी फाइव डी अपॉन डी एक्स, लिख दिया, इंटू डी फाइव डी अपॉन डी एक्स लिख दिया। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, तो ये बन गया वेग, बन गया, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस बी, ठीक, डी फाइव डी अपॉन डी एक्स। ठीक, अब आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, अब ये x मिल गया, अब क्या हो जाएगा, माइनस बी, ठीक, जी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे फाइव बी का मान म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। अब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, लॉग एक्स प्लस ए, अपने आप आंसर निकलने चाहिए अगर मैथ सही से पढ़ रहे हो, ठीक, ऑन बेस ई, इस तरीके से। अब इसको क्या करते हैं, इसका अवकलन करना है, माइनस बी डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको भी ऐसे एक बार और बदल देंगे तो बदल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, इसको बेस ई, यहाँ पर कर दीजिए 1 प्लस ए अपॉन एक्स, ये ए अपॉन एक्स के फॉर्मेट में बना दीजिए। अब आप इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, इधर हो गया माइनस म्यू नॉट आई ए इंटू बी अपॉन 2 पाई डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, लॉग ये बन जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एक्स बेस ई। अब आपको पता है इसका जब आप अवकलन करेंगे तो इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई ए बी अपॉन 2 पाई, ठीक बेटा। इसके बाद जब आपने यहाँ से इसका अवकलन किया तो अवकलन सबके दिमाग में चलना चाहिए, इसकी वैल्यू हो जाए 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन एक्स, ठीक है, और इधर बन जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम और अंदर मल्टीपल, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। अब हम क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो अलग कर लीजिए। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस ए हो गया और x चला गया ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में बन रहा था, उसकी वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर बेटा, देखो ए स्क्वायर वी, ठीक, आई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए। अब आपके पास ये सभी मान दिए, इसका मान आप जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का, ठीक, 2 इंटू 10⁻⁻7। भुजा का मान दिया गया है 0.1 का होल स्क्वायर। वेग आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। धारा बह रही है 50 एम्पियर बटे
जो दूरी दी गई वो 0.2, तो 0.2 प्लस 0.1। ठीक, तो जब बेटा इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू समथिंग है 1.67 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट आ जाती है। ये रहा। तो इसमें देखो सवाल सॉल्व करने में कुछ नहीं कठिनता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही, लेकिन मॉड का सॉल्यूशन समाकलन करना और अवकलन करना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है देखिए 12 नंबर, 17 नंबर, सॉरी ये 17 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। लास्ट सवाल है आज के टॉपिक का, 17 नंबर सवाल। कल से हम लोग प्रत्यावर्ती लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन आप लोग कर ले, ये इस पर पड़ा रहेगा, एक एक सवाल सॉल्व करते जाए। वीडियो आपको कल अपने आप मिल जाएगा। ठीक, इसमें देखो एन द्रव्यमान तथा त्रिज्या के विनिमय रेखीय आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो आप लैम्डा की वैल्यू जानते हैं, क्यू अपान होता है डी, क्यू अपान होता है डी है। इसको आप लोग विशेष भलीभांति जानते हैं, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे। क्या है, लूप में हल्की या चालकी छड़ें तथा अक्षों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकती हैं। घर्षण रहित वृत्ताकार क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र वितरित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो वितरित है वो जेड अक्ष की ऋण दिशा में वितरित है। ये अगर जेड अक्ष की ऋण दिशा में d इक्वल टू दिया है, माइनस का मतलब जेड अक्ष की ऋण दिशा में, इसका परिमाण हो गया, और ये कैप एक के कैप हो गया, ये काम सदिश। ठीक, और इसमें साथ में ये भी दिया है कि r इज लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक, लेकिन a इज लेस देन इक्वल टू r, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ये जो r का मान यहाँ से आने पूरे बड़े सर्किट के लिए, और a की वैल्यू इतनी है, ये a का मान है, a त्रिज्या ये है, ये r है। ठीक, अब हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। त्रिज्या हमने r मानी है, तो लंबाई और इसके लिए मान चलो q है, कुल आवेश, तो q बटे 2 पाई r। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, हाँ, अब इसके बाद अन्यथा अगर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक, तो इसके दो मान दिए, इसकी वैल्यू 0 है, अगर ये नहीं है, ठीक, ये शर्त अगर नहीं है तो 0 है। अब मान लो जो लूप है उसका, हम लूप का कोणीय वेग अगर ओमेगा है, तो यदि लूप का कोणीय वेग इक्वल टू ओमेगा मान लें, एक चुंबकीय क्षेत्र अचानक हटाने पर रिंग का कोणीय वेग पूछा, तो उसका ओमेगा मान लें, तो ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा इक्वल टू माइनस d∅v/dt हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें क्या है, अब उसमें देखो वृत्ताकार क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र वितरित है। ठीक, और अब क्या है कि अब जब कोणीय वेग है और रेखीय आवेश है, तो इसका मतलब उसमें वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र बनता है, उसको आप लोग समझें। चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र बनता है वो, सॉरी, प्रेरित विद्युत वाहक यहाँ क्या लिखिए, वैद्युत क्षेत्र पूरी लाइन।
वैद्युत क्षेत्र के कारण इक्वल टू लिखा जाता है समाकलन वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब इसको हम लोग लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, जब लिखा और यही मान हमारा होता है किसके बराबर, यही वैल्यू जो होता है ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, माइनस डी आई बी अपॉन डी टी। ठीक, तो ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए, तो डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब इसमें हम देखो क्या लिख सकते हैं, ई तो कांस्टेंट हो गया, ई इक्वल टू हो गया आपका, ध्यान देते इक्वल टू हो गया, इक्वल टू ये बन गया ई समाकलन डीएल इक्वल टू डी अपॉन डी टी, यहाँ बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बी, ए हो गई उसकी त्रिज्या लूप की, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, ई का मान अगर हम निकालना चाहते ई इंटू उसकी परिध हो जाएगी 2 पाई एल इक्वल टू 2 पाई एल मतलब ए 2 पाई ए, ठीक है, 2 पाई ए, 2 पाई ए हो गया बराबर ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ये बन गया डी बी अपॉन डी टी, ठीक। तो ए से कैंसिल हो गया, ए से क्या हो गया कैंसिल पावर, ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो, अब ये 2 चला जाएगा इधर, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र आपका आ गया ए बाई 2 डी बी अपॉन डी टी, ये मिला। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इतना हो गया, तो ई इक्वल टू, ठीक, क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ पर 1 मिनट सभी बच्चे, 1 मिनट इसका मान होता है प्लस का, ये वैल्यू माइनस की रहेगी, माइनस की रहेगी, इसमें ये ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, माइनस ए बाई 2 डी बी अपॉन डी टी, इतना वैल्यू हो गई, इसको डाल दो इक्वेशन को। अब आवेश पर बल कितना होता है, आवेश पर बल होता F बराबर क्यू ई, यहाँ हमने कैपिटल क्यू मान लिया तो कैपिटल क्यू ई, ठीक है, कैपिटल क्यू ई, और कैपिटल क्यू का जो मान है वो 2 पाई ए इंटू लैम्डा है, ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है, और ई की वैल्यू कितनी, माइनस ए बाई 2 डी बी अपॉन डी टी, ठीक। अब इसमें जो वैल्यू, तो F इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा यानी कि माइनस पाई ए स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, माइनस पाई ए स्क्वायर लैम्डा डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये हो गया, चूंकि बल जो होता है बल F बराबर होता है डी पी संवेग परिवर्तन की दर, और संवेग होता है एम बी अपॉन डी टी, ठीक, और v होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से बन गया डी एम आर ओमेगा,
v इक्वल टू क्या पुटअप कर दोगे, आर ओमेगा, क्या लिखोगे, आर ओमेगा, ठीक है। तो आर ओमेगा अपॉन डी टी, यानी कि एफ इक्वल टू आपका बन गया एम आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसमें क्या है, माइनस पाई ए स्क्वायर लैम्डा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एम आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये मान इसमें आ गया डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो आप देखिए हमें इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो रिजल्ट आ जाएगा डी ओमेगा बराबर डी टी सब कैंसिल हो गए, माइनस पाई ए स्क्वायर लैम्डा एक बटे एम इंटू आर, और ये बन गया, सॉरी डी डी, ये क्या बन गया, डी बी, ठीक है, ये डी बी बन गया। तो ये मान आ गया डी बी का। अब इसका हमें समाकलन कर देना है, देखो समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस पाई ए स्क्वायर लैम्डा अपॉन एम आर इंटू बी, एम आर इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या है, बी नॉट केक है, अतः ओमेगा इक्वल टू माइनस पाई ए स्क्वायर लैम्डा अपॉन एम इंटू आर, एम इंटू आर, बी इंटू केक है, ये क्या मिल गया मान, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो गई अक्षों के अनुदेश, अक्षों के अनुदेश, ठीक। ये सभी सवाल आज के उसमें सॉल्व हो गए, ठीक है। आप लोग इन सभी सवालों का सॉल्यूशन कर लें बहुत अच्छे से, तो फिर आज के लिए हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। जिसमें से अगर कोई सवाल ना आया हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए